नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक पांडे। लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। साथियों, अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं और कहानियाँ, उपन्यास एवं कविताएं पढ़ना सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुँचती रहे। साथियों, हिंदी साहित्य की कुछ कविताएं, कहानियां, उपन्यास ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने सुनने के बाद आपका जीवन को लेकर नजरिया बदल जाता है। ऐसे ही उपन्यासों की श्रृंखला में अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान रखने वाला अज्ञेय का सुप्रसिद्ध कालजयी उपन्यास है शेखर एक जीवनी। जो भी लोग मनोविज्ञान, दर्शन एवं अस्तित्व संबंधी प्रश्नों में रुचि रखते हैं उन्हें यह उपन्यास जरूर पढ़ना एवं सुनना चाहिए, क्योंकि यह उपन्यास एक कहानी नहीं है, एक विचारधारा है। इसमें कथाकार अज्ञेय ने अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्तर के संघर्षों को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। आइए पहले सुनते हैं भूमिका। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। आप इसे शेख ही समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कितना बड़ा पोथा मैंने एक रात में कह डाला। नहीं, आप मेरे एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बनाकर ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत, फिर कहा सुनी, फिर थोड़ी सी मारपीट भी हुई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भविष्यत्व मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देता है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानव भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का क्या मोल है, क्या अर्थ है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथों में आने लगे। पांव फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसी झड़ गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया। 2-3 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर कुछ नहीं रहा। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ, उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्त को एक शरीर देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना में उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि यह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल निर्यात की स्वीकृति न होकर
जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा का गहरा विश्वास होता है तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल यह है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी निर्यात के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना है, जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं को भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है। उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और उसकी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, दर्शन। क्या यह जीवन आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहां प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहां वियोग की कविता इतने भर्म से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहां यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर एक जीवनी नहीं है, एक व्यक्ति की अपने मुंह से कही हुई जीवनी है। उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है कि 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात सच है कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है। वह आत्मघटित का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते हैं या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना, वैसा करते समय आत्मघटित पूर्ण धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना है ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति को परकीय, सेकंड हैंड, अतएव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। There is always a separation between the man who suffers and the artist who creates, and the greater the artist, the greater the separation। अर्थात भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है। जितना बड़ा कलाकार होगा उतना ही भारी यह अंतर होगा, लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया। मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर एक पात्र भी नहीं है, जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है। अपने जीवन का चित्रण नहीं, प्रक्षेपण है। अपने स्याद की कहानी है शेखर। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है।
इलियट का आदर्श मुझसे नहीं निभ सकता। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। मेरा आग्रह यह है कि उसमें मेरा समाज, मेरा युग बोलता है। वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूं कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं, शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का वश नहीं रहा है। एक पात्र की शिष्टता के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों की कठपुतली न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में उनकी रुचि हो वे पिराडेले की साक्षी ले सकते हैं। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखे, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुंचेगा, बाकी दो रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा ना भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहोगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। ये एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग में क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दंभ कर सकूं तो कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारणा करता है, सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत, मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए कि वह चाहे कैसी भी हो उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूंगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद मैं अलग हो जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं है, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा शेखर एक जीवनी की भूमिका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आप हमारे साथ इस उपन्यास में अंत तक बने रहिए, क्योंकि शेखर एक जीवनी एक कहानी नहीं, एक विचारधारा है जिसमें आत्मसंघर्ष, विद्रोह, आत्मविश्लेषण को अत्यंत गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।